गुड इवनिंग स्टूडेंट। वन शॉट जूलॉजी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो आज का हमारा जो टॉपिक है। चलो चलते हैं इसमें। श्वसन या ब्रीथिंग किसको कहा है हमने? वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन या ब्रीथिंग कहा है। हम वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से वो कोशिकाओं तक जाती है और कोशिकाएं CO2 उत्पन्न करती है। वो CO2 वापस पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक आती है और फेफड़े उसे कहाँ फेंक देते हैं? बाहर। तो ये O2 CO2 का जो आदान प्रदान है, इस प्रक्रिया का नाम श्वसन या ब्रीथिंग कहलाती है। और इसी श्वसन को हम सामान्यतः श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब श्वसन को ही हम श्वसन या रेस्पिरेशन नाम देते हैं। तो O2 को अंदर लेना शरीर के और CO2 को बाहर फेंकना, और इन दोनों के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया है श्वसन या ब्रीथिंग। चलो आगे चलें। यदि हम श्वसन के अंग, इस श्वसन या श्वसन के कौन कौन से अंग है, तो किन किन जीवों में कौन कौन से अंग है, उनके लिए यहाँ पर चर्चा की गई है, बातें की गई है। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं अकशेरुकी की, निम्न अकशेरुकी, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट और चपटेक्रमी। तीन है ये। स्पंज फाइलम पोरिफेरा का है, सिलेंट्रेटा फाइलम सिलेंट्रेट्स का है और चपटेक्रमी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के है। ये तीन संघ है हमारे, स्पंज वाला पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। और स्पंज की बात करें तो इसमें बहुकोशिका, सिलेंट्रेट की बात करें तो ऊतक, और चपटेक्रमी की बात करें तो अंग का यहाँ पर क्या हुआ है? निर्माण। यहाँ केवल कोशिकाओं का समूह है, यहाँ थोड़ा कोशिकाओं के समूह से ऊपर उठे और क्या बन गए हैं? ऊतक। और यहाँ ऊतक से थोड़ा और उठे और क्या बन गए हैं? अंग। तो अगर इन तीनों में बात करें तो O2 व CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। इनका जो शरीर है, या शरीर की जो त्वचा है, इस त्वचा में O2 CO2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? सतह से। यह शरीर की क्या है? सतह। शरीर सतह से O2 CO2 का क्या होने वाला है? आदान प्रदान। और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? विसरण। विसरण प्रक्रिया से O2 CO2 का क्या होगा? आदान प्रदान। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई अंग का निर्माण तो केवल किसमें हुआ है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। यहाँ अंग नहीं, यहाँ ऊतक भी नहीं है, तो इनमें श्वसन का कोई अंग उपस्थित नहीं होगा। शरीर की सतह के द्वारा O2 CO2 का क्या होगा? आदान प्रदान। और उस प्रक्रिया का नाम है विसरण। ये निम्न कशेरु की बात थी। अब थोड़ा सा और ऊपर चले हम, यदि आ जाते हैं किसकी तरफ? केंचुए की तरफ। केंचुआ बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा। केंचुआ एनेलिडा संघ का सदस्य है और केंचुआ अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करता है। केंचुए की जो ये सतह है, ये केंचुए का शरीर, और इसके ऊपर होती है केंचुए में ये आर्द्र त्वचा, जिसको कहा जाता है क्यूटिकल। ये क्या है? क्यूटिकल। और इस क्यूटिकल में क्या होगा? यहाँ पर O2 का अवशोषण, और ये O2 फिर इससे यहाँ निकल जाएगी शरीर के अंदर। ये क्यूटिकल परत क्या करेगी? ऑक्सीजन का अवशोषण और कहाँ पहुंचाएगी? शरीर के अंदर। और CO2 को कहाँ छोड़ देगी? बाहर। होगा विसरण प्रक्रिया द्वारा ही, लेकिन ये केंचुए की जो क्यूटिकल है, ये ऑक्सीजन का क्या करती रहेगी? अवशोषण। यहाँ डायरेक्ट काम चल रहा था, यहाँ अवशोषण हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट चल रहा है O2 CO2 का आदान प्रदान। पर यहाँ अवशोषण पहले O2 का कहाँ होगा? क्यूटिकल में। ये है केंचुए की बात। चलो इसके बाद चलते हैं कीटों में।
संघ एनेलिडा के बाद अगला संघ है हमारा आर्थ्रोपोडा का सदस्य है कीट, और कीट के शरीर में नलिकाओं का एक जाल है, स्वस्थ नलिकाओं का, जिनसे वातावरण की वायु उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है ताकि कोशिकाएं सीधा गैसों का क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके। तो कीटों की अगर बात करें हम, तो कीटों में यहां होती है इस तरह की श्वास नलिकाएं। ये श्वास नली है, ये पतली पतली नलिकाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इस तरह से, और ये गैसों का क्या करती है, आदान प्रदान। तो यहां से गैस आएगी, मान लो यहां से आई, कौन सी गैस आई, O2 आई, और वो यहां तक चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई कोशिकाओं तक, और फिर CO2 आई यहां से, और CO2 इधर से कहां निकल गई, बाहर। तो गैसों का आदान प्रदान, O2 CO2 का आदान प्रदान कीटों में नलिकाओं के द्वारा होगा, जिसे क्या कहा है, श्वसन नलिकाएं, ट्रेकिया या क्या नाम दिया है, श्वसन नलिकाएं। ठीक है, ये यहां पर श्वसन के अंग निम्न जीवों में देखें। अब थोड़ा सा और चलते जाते हैं हम आगे, वर्गीकरण का थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो आर्थ्रोपोडा, कौन से आर्थ्रोपोडा है, जलीय आर्थ्रोपोडा। कीट जलीय में आएंगे और दोनों जगह पर आएंगे, पर यहां जलीय आर्थ्रोपोडा व मोलास्का, अगला संघ मोलास्का। आर्थ्रोपोडा और जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में विशेष संवहनी संरचना क्लोम या गिल्स है, क्योंकि पानी का मुख्य श्वसन अंग क्या होगा, गिल्स या क्लोम। और जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनी थैली फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा होता है। स्थलीय प्राणी जो जमीन पर रहते हैं उनमें फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा, और जो जल में होंगे उनमें किसके द्वारा, क्लोम या गिल्स के द्वारा क्या होगा, श्वसन। कशेरुकियों में मछलियां क्लोम गिल्स द्वारा श्वसन करती है, और कशेरुकी में अगर वर्टिब्रेट्स में देखें तो मछलियां जल की रानी है, और जल में अगर श्वसन है तो अंग क्या होगा, गील या क्लोम होगा, वो यहाँ है। जबकि सरीसृप पक्षी, ये भी क्या है, कशेरुकी, और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा क्या करते हैं, श्वसन है। ये सब के सब क्या, कशेरुकी, लेकिन मछली में गिल्स है, और इन तीनों में सरीसृप पक्षी और स्तनधारी में श्वसन का अंग क्या है, फेफड़ा। हम मनुष्य में श्वसन का अंग क्या होगा, हमारा अंदर भी क्या है, फेफड़ा ही उपस्थित है। उभयचर जैसे मेंढक, उभयचर जैसे मेंढक, और मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होगा, आर्द्र त्वचा या नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। तो ये जो उभयचर है ये नम त्वचा द्वारा भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है, और हम स्तनधारी, क्योंकि हम भी स्तनधारी ही है, और हम स्तनधारियों में एक विकसित श्वसन प्रणाली यहाँ पर विकसित हुई है। चलो आगे चलें, यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र, अब हम हमारी ही बात करेंगे, और मानव के श्वसन तंत्र में अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत कहां से होगी, नासा द्वार द्वारा। मनुष्य के नाक में 2 छिद्र हैं, जिनके माध्यम से वायु कहां प्रवेश करेगी, अंदर, और जिन्हें क्या नाम दिया है, नासा द्वार। क्या बोल दिया है, नासा द्वार। और नासा द्वार से ये जाकर ये छिद्र खुलते हैं एक गुहा में, जिसे क्या नाम दिया है, ये मार्ग, जिन्हें क्या नाम दिया है, नासा मार्ग। ये मार्ग चले, ये यहाँ द्वार है, गेट है, 2 छिद्र, और ये है नासा मार्ग। और फिर इससे चले हम नासा गुहा, ये वाला तीसरा भाग क्या है, नासा गुहा। तो नासा द्वार से वायु अंदर जाएगी, नासा मार्ग में लगा होगा म्यूकस और बाल, सूक्ष्म हेयर होंगे, जो वायु है उसको शुद्ध करने का क्या करते हैं, कार्य। और नासा गुहा से फिर ये वायु जाएगी कहां पर, ग्रसनी। ग्रसनी ये स्थान है जहां पर ये इधर से मुख खुला, यहाँ पर मुख, और इधर से भोजन, इधर से वायु, और वायु और भोजन का कॉमन क्षेत्र जो है उसे क्या कहा जाता है, ग्रसनी या फेरिंग्स। और इस ग्रसनी या फेरिंग से यहाँ पर 2 पाइप निकली है। एक पाइप चलो इधर से आई, जो यहाँ से जा रही है, इधर एक पाइप सामने की तरफ, और एक पाइप पीछे जा रही है वाली।
दो पाइप हैं, एक पाइप में जा रहा है इधर से आने वाला भोजन, इधर से क्या आएगा भोजन, और इधर से आने वाली क्या है वायु, हवा, और वो हवा इधर जाएगी। तो जिसमें हवा जारी है उसे हमने क्या कहा है श्वास नली, ट्रेकिया कहा है, श्वास नली कहा है। और जिसमें भोजन जा रहा है उसे हमने कहा है इसोफेगस, क्या नाम दिया है इसोफेगस। दो पाइप है, आगे की तरफ अधर सतह पर क्या होगी, अधर सतह पर श्वास नली होगी, और पीछे की तरफ क्या होगी इसोफेगस। अब अगर आगे चलें तो ग्रसनी जो है वो कंठ ध्वनि पेटिका, कंठ ध्वनि पेटिका मतलब यहां पर एक इस तरह की एपिग्लोटिस एक ढक्कन होगा कि जब भी भोजन आएगा तो ये ढक्कन क्या हो जाएगा बंद, ये इस तरह से ढक्कन है एपिग्लोटिस, ये क्या हो जाएगा बंद, ताकि खाना जो है इस ट्रेकी या पाइप के अंदर ना जा सके। इसलिए क्या लगा रखी है कंठ या ध्वनि पेटिका, एपिग्लोटिस यहाँ पर लगा रखा है, बंद हो जाता है और खाना यहाँ चला जाता है। इसलिए आपसे बोला जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बोले कि ये ढक्कन निकला, ये ढक्कन हटा, कि खाना यहाँ इस ट्रेकिया में चला जाएगा और फिर ट्रेकिया में जाएगा श्वास नली में, तो जोर से खांसी आएगी और वो भोजन कहाँ निकलेगा बाहर। तो खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंठ ध्वनि पेटिका जो है ये खुल जाती है। इसके बाद आता है कंठ आच्छद। कंठ आच्छद का मतलब है यहां पर ये जो है यहाँ पर कंठ और कंठ पे लगा हुआ है क्या कंठ आच्छद। कंठ आच्छद ये एपिग्लोटिस ये ढक्कन, और ये कंठ जो है ये ध्वनि पेटिका। इस ध्वनि पेटिका कंठ जो है ट्रेकिया या श्वास नली का सबसे ऊपरी भाग है। श्वास नली का क्या है सबसे ऊपरी भाग, जिसको हमने कंठ कहा, और इस पर लगा हुआ ढक्कन क्या है कंठ आच्छद एपिग्लोटिस। तो ये कंठ आच्छद और ये ध्वनि पेटिका का काम है, इस ध्वनि पेटिका या कंठ का काम क्या है स्वर या आवाज, आवाज उत्पन्न करना किसका काम है ध्वनि पेटिका का। और इस ट्रेकिया श्वास नली में भोजन ना जाए उसको कौन रोक के रखता है कंठ आच्छद। कंठ आच्छद ये एपिग्लोटिस है, और कंठ जो है वही हमारा कंठ वाला भाग जो है वो वोकल कार्ड जो भाग है जो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद ये वायु जो है वो प्रवेश करती है किसमें श्वास नली में, किसमें प्रवेश करेगी श्वास नली में। ये आ गई हमारी श्वास नली। इस श्वास नली में क्या प्रवेश करती है वायु, और इस श्वास नली ये जो पाइप है इसमें क्या है अपूर्ण उपास्तिमय वलय। कैसी वलय है अपूर्ण उपास्तिमय वलय, मतलब ये अपूर्ण है, ये ऐसी पूरी तरह से बंद नहीं है, ये इस तरह से है, ये वलय समझे, ये वलय इस तरह से है, अपूर्ण है, ये सामने की तरफ पूर्ण है और पीछे की तरफ क्या है अपूर्ण, ताकि ये सिकुड़े नहीं। श्वास नली को सिकुड़ने से रोकने के लिए क्या लगाई है यहाँ पर अपूर्ण उपास्तिमय वलय यहाँ पर क्या की गई है लगाई गई है। और ये जो श्वास नली है ये कंठ से लगाकर वक्ष रीजन में थोरेक्स रीजन में पांचवी थोरेक्स तक फिफ्थ थोरेक्स तक जाती है, और वहां से फिर ये फिर कितने भागों में बढ़ गई है दो भागों में बढ़ गई है। कितने भागों में बटी है दो में। और फिर इसको हमने कहा है श्वसनी, क्या नाम दिया है श्वसनी। श्वास नली दो भागों में बटी जिसको क्या नाम दिया है श्वसनी। और ये श्वसनी फिर पुनः बढ़ती गई शाखाओं में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनियों में बढ़ती गई, और फाइनली ये किस में पहुंची है कुपिका में। किस में पहुंच गई है कुपिकाओं में। ये श्वास नली, फिर से आगे यहां देखो प्राथमिक श्वसनी, यहां से यहां ये श्वास नली निकली, ये प्राथमिक श्वसनी, फिर ये आगे जाके और बटी, इसको हमने क्या नाम दिया है प्राथमिक श्वसनी, ये वाली प्राथमिक श्वसनी। फिर ये दो भागों में बटी, ये किसमें कहलाया है ये द्वितीयक श्वसनी, ये वाली दो भागों में बढ़ गई। फिर ये और भागों में बटी पतले भागों में, जिसको हमने नाम दिया तृतीयक श्वसनी, ये वाली हुई। फिर ये और पतले पतले भागों में और बढ़ती गई, जिसको हमने नाम दिया अंतस्थ श्वसनी, ये अंतस्थ श्वसनी।
फिर ये यहाँ पर डक्ट के माध्यम से इस तरह से पतले पतले गुब्बारे जैसी संरचनाएं यहाँ पर जुड़ी है इस तरह से, और ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं जो हैं इनको हमने नाम दिया है वायु कुपिका। क्या नाम दिया इनको? वायु कुपिका या एल्वलाई कहा है। ये वैसी ही है जैसे अंगूर का गुच्छा है, अंगूर के गुच्छे के समान क्या है? वायु कुपिका। और ये जो इस किससे अंतस्थ श्वसनी से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा उसे हमने नाम दिया है डक्ट। क्या कहा है? डक्ट। ये वायु कुपिका ऐसी ही है जैसे देखो ये गुब्बारे जैसी संरचना है। कैसी संरचना है? गुब्बारे जैसी संरचना। यह है भाग इसका डक्ट वाला, और ये है यहाँ पर भाग इसका वायु कुपिका। इसके अंदर भरी होती है वायु। तो यहाँ देखो चित्र में दिख रहा है आपको, ये कई सारी वायु कुपिकाएं दिख रही है यहाँ पर, और ये डक्ट के माध्यम से किससे जुड़ी हुई है? अंतस्थ श्वसनिका से जुड़ी हुई है। और ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फेफड़े का निर्माण करते हैं। ये है फेफड़ा हमारा। इस फेफड़े का निर्माण ये सब मिलकर करते हैं। कौन कौन फेफड़े का निर्माण करेगा? प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक, तृतीयक, अंतःश्वसनी, डक्ट और वायु कुपिका। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फेफड़े का। ये सब मिलकर फेफड़े का क्या करते हैं? यहाँ पर निर्माण। इस तरह से वायु कहाँ तक जाएगी? फेफड़े तक पहुंच जाएगी। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? नासा द्वार से, फिर नासा मार्ग, नासा गुहा, ग्रसनी, ध्वनि पेटिका, कंठ में जाएगा, फिर यहाँ से एक ढक्कन है जो उसको रोकेगा, फिर श्वास नली में काम चलेगा। श्वास नली जाएगी प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी और अंतस्थ श्वसनी तक जाएगी, और फिर डक्ट और वायु कुपिका में फाइनली वायु पहुंच जाएगी। ये यहां तक के भाग जो हैं इनको कहा जाता है चालन भाग। क्या नाम दिया है? चालन भाग। चालन भाग कंडक्टिंग, मतलब ये वायु को लेकर आएंगे, ऑक्सीजन को और CO2 को वापस लेकर जाने वाले हैं। लाने और ले जाने का काम कौन करेंगे? ये वाले भाग। ये सारे भाग किसके अंतर्गत आते हैं? चालन भाग के। कौन कौन? नासा द्वार, नासा मार्ग, नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ, ये ध्वनि पेटिका, कंठ आच्छद, श्वास नली। ये सारे के सारे जो भाग आते हैं यहाँ तक, ये चालन भाग है, कंडक्टिंग पार्ट है। वायु को लेकर आते हैं, वायु को CO2 को लेकर जाएंगे, O2 लाएंगे, CO2 को ले जाएंगे। साथ ही साथ ये वायु को शुद्ध करते हैं। वायु को क्या किया जाएगा? शुद्ध। इन भाग में, क्योंकि नाक में हम नासा छिद्र और नासा मार्ग में देखें तो बाल है, म्यूकस है, वो वायु को शुद्ध करेगा, सूक्ष्म जीवों को चिपका लेगा, वहां पर डस्ट जो है पार्टिकल उनको रोकेगा। साथ ही साथ ये तापमान का भी नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करेगा? तापमान का। क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 37 डिग्री सेल्सियस। और मान लो वायु का तापमान जो बाहर से आई है, ठंडी का मौसम है, अभी जैसे मौसम चल रहा है ठंडी का, तो वायु का तापमान 15 या 20 डिग्री होगा। तो वो वायु जाएगी तो अंदर हानि करेगी, इसलिए तापमान का नियंत्रण भी कौन करेगा? चालन भाग। दूसरा भाग यहाँ पर जो हमने देखा है वो भाग कौन सा है? विनिमय भाग। विनिमय भाग मतलब डक्ट और कौन कौन आएगा? वायु कुपिकाएं। और यहां से O2 का और CO2 का क्या होने वाला है? आदान प्रदान। O2 जाने वाला है किसमें? रक्त में। रक्त में क्या जाएगा? O2, और रक्त से कुपिकाओं में क्या जाएगा? CO2। तो O2 CO2 का आदान प्रदान जो है वो कहाँ हो रहा है? विनिमय भाग में। कौन से भाग में हो रहा है? विनिमय भाग में। तो विनिमय भाग में दो भाग हैं, डक्ट और वायु कुपिकाएं, जहां O2 CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान। इस O2 को लाया कौन? चालन भाग, कुपिका तक। फिर इस O2 को कहां ले जाया जाएगा? रक्त में, और रक्त से CO2 को वायु कुपिका में। फिर पुनः चालन भाग CO2 को कहां छोड़ देगा? बाहर। इस तरह से दो भाग होते हैं श्वसन तंत्र के अंदर, चालन भाग और विनिमय भाग। चलो आगे बात करें यदि हम, तो यहाँ पर भोजन को निगलते समय घाटी मतलब ग्लोटिस, एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले या फ्लैप
कंठ आच्छद एपिग्लोटिस से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके। जैसा मैंने अभी बताया कि भोजन को प्रवेश से भोजन और वायु एक ही मार्ग से ग्रसनी से जा रहे हैं, इसलिए ग्लोटिस मतलब घाटी के ऊपर क्या लगाया हुआ है, ये ग्लोटिस, इसके ऊपर है ढक्कन एपिग्लोटिस, और ये इस तरह लग जाता है ताकि वायु ही प्रवेश करे, किसमें, कंठ में, भोजन प्रवेश ना करे। श्वास नली एक सीधी नलिका है। श्वास नली कैसी है, ट्रेकिया कैसी है, सीधी नलिका है, जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुकी, फिफ्थ वर्टिब्री, पांचवी कशेरुकी तक, वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाएं और बाएं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। इधर अभी जो बताया मैंने यहाँ पर, तो ये एक सीधी नली है। कौन सीधी नली है? श्वास नली। श्वास नली एक सीधी नली है यहाँ पर, जो पांचवी थोरेसिक तक आती है और दो भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राथमिक श्वसनी में ये श्वास नली दो भागों में यहाँ आकर बढ़ जाती है, यही बात यहाँ समझाना चाह रहा है। तो विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक तृतीयक स्तर की श्वसनी, श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। मोटी पाइप धीरे धीरे पतली होती होती किसमें समाप्त होती है, अंतस्थ श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है, समाप्त। और फिर यहां से शुरू होता है डक्ट और कुपिकाएं, और वहीं से O2 CO2 का क्या होगा, एक्सचेंज या आदान प्रदान। आगे अगर हम चलें तो श्वास नली प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वलयों से आलंबित होती है। कहां तक है ये अपूर्ण उपास्थि, ध्यान रखना है, ये सी शेप का जो उपास्थि है अपूर्ण, मैंने बताया किस आकार की होगी, सी आकार की। और ये कहां से कहां तक है, ये प्रश्न है फेमस। श्वास नली ट्रेकिया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी ब्रोंकाई, प्रारंभिक श्वसनिकाएं, प्रारंभिक श्वसनिकाएं तक क्या है यहाँ पर, अपूर्ण उपास्थिल वलयों से आलंबित होगी। उसके बाद फिर क्या नहीं है, ये सी शेप्ड नहीं है, प्रारंभिक श्वसनिकाएं तक है, अंतिम तक ये नहीं है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त संवहनीय थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है। और ये अंतस्थ श्वसनी जो है, ये अंतस्थ श्वसनी पर क्या नहीं होंगी, ये सी आकार की उपास्थील वलय नहीं होंगी, और ये जाकर ऐसे अंगूर के गुच्छे के समान कई सारी किसमें खुल जाती है, वायु कुपिकाओं में खुल जाती है। कौन खुल जाती है, वो खुलती है अंतस्थ श्वसनिका। कौन खुलेगा, अंतस्थ श्वसनिका, उसमें जाकर खुल जाएगी। श्वसनी, श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का साखित जाल फेफड़े की संरचना, ये देखो यहाँ पर, फेफड़े की संरचना का निर्माण कौन कौन करेगा, श्वसनी ब्रोंकाई, श्वसनिकाओं ब्रोंकियोल्स और कुपिकाओं एल्वेलायों का साखित जाल मिलकर फेफड़े का क्या करता है, निर्माण। और हम जानते हैं मनुष्य के अंदर फेफड़ों की संख्या कितनी है, दो। कितने फेफड़े हैं, दो। और दो फेफड़े जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसी आवरण प्लूरा से ढके रहते हैं, जिनके बीच फुफ्फुसी आवरण द्रव भरा रहता है। ये फेफड़ा अगर हम माने तो इस फेफड़े के अंदर दो परतें हैं, एक अंदर और एक ये बाहर की तरफ, जिन्हें हमने फुफ्फुसी आवरण कहा। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा हुआ है, जिस द्रव को क्या नाम दिया है, उस द्रव को नाम दिया है फुफ्फुसा आवरणी द्रव। क्या बोला गया है, फुफ्फुसा आवरणी द्रव। ये देखो यहाँ डायग्राम से दिख जाएगा हमको, ये दो झिल्लियां, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, और इन दोनों के बीच में जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये फुफ्फुसा आवरणी द्रव भरा हुआ है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में फुफ्फुसा आवरणी द्रव भरा है। और द्रव का काम क्या है, घर्षण को कम करना, क्योंकि फेफड़ा लगातार संकुचन और शिथिलन फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। और इस फैलने सिकुड़ने से क्या होगा, घर्षण, और घर्षण को कम कौन करता है, फुफ्फुसा आवरणी द्रव, जो इस फुफ्फुसा आवरणी झिल्लियों के बीच में भरा हुआ है। चलो यहाँ के बाद में आगे बात करें
यह फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करता है। फुफ्फुस आवरणीय द्रव फेफड़ों की सतह पर घर्षण को क्या करता है? कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। तो ये जो दो झिल्लियां हैं, एक बाह्य वक्ष के आयतन के बाहर की तरफ होगी और एक अंदर की तरफ। तो ये जो फुफ्फुस आवरणीय झिल्लियां हैं, ये दोनों झिल्लियां हैं अंतःश्वसनिका। यहां पर जो यहां बात करें हम कि यहां बाहर वाली है, बाहरी फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली वक्षीय परत के निकट रहेगी। वक्षीय परत जो है हमारी थोरेसिक कैविटी की जो झिल्ली है उसके निकट में रहेगी, और आंतरिक फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली फेफड़े की सतह के, क्योंकि ये फेफड़ा है और फेफड़े की सतह के, तो अंदर वाली फेफड़े की सतह की तरफ और बाहर वाली वक्षीय परत की तरफ संपर्क में रहती है। बाह्य नासा रंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग कहलाता है, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, जैसा मैंने बताया आपको। जबकि कुपिकाएं व उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग बनाती है, जैसा हम पढ़ चुके हैं, एक चालन भाग और दूसरा विनिमय भाग। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापमान तक लाता है। तो तीन काम करेगा यहाँ पर। पहला काम चालन भाग क्या करेगा? तो बाहरी कणों को से मुक्त करता है, आर्द्र बनाता है और वायु को शरीर के तापमान के बराबर लाता है। O2 CO2 का आदान प्रदान तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये बाह्य कणों से मुक्त करेगा, आर्द्र बनाएगा वायु को और वायु के तापमान को नियंत्रित करेगा, शरीर के तापमान तक लाएगा, जैसा मैंने बताया। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त तथा वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक मिश्रण स्थल है। मतलब O2 CO2 का आदान प्रदान केवल किस पर होगा? तो वो होगा कुपिकाओं पर। विनिमय भाग मतलब कुपिका और डक्ट पर होगा ये काम। दोनों जगहों पर ये काम होने वाला है। चलो अब हम चलते हैं, अगला भाग हमारा क्या है यहां से, वो है फेफड़ा। मनुष्य का मुख्य श्वसन का अंग क्या है? फेफड़ा। जो संख्या में कितने हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी मनुष्य के अंदर क्या उपस्थित है? फेफड़ा। यहाँ स्पष्ट नजर आ रहे हैं, एक और दो। दो मतलब एक जोड़ी फेफड़ा मनुष्य के अंदर क्या है? उपस्थित। फेफड़े की बात करें तो फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। कहाँ स्थित है हमारे शरीर में? वक्ष गुहा। ये वाला भाग वक्ष है और ये वाला भाग उदर है, तो वक्ष गुहा में उपस्थित है। यहाँ देखें तो ये जो गुहा आपको नजर आ रही है, इस गुहा का नाम है वक्ष गुहा। इसी में ये फेफड़े क्या है? उपस्थित। वायुरोधी कक्ष का मतलब है यहाँ ना तो हवा अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, हवा का आना जाना पूरी तरह से बंद है, वायुरोधी कक्ष है ये। क्यों है वायुरोधी कक्ष? क्या महत्व है? थोड़ा सा आगे देखेंगे हम। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुदंड, अधर भाग में उरोस्थ और पार्श्व में पसलियों और नीचे की ओर गुंबदाकार डायफ्राग्म द्वारा बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पीछे मतलब अधर सतह पर पीछे पीठ की तरफ क्या है? कशेरुदंड है। इसके पीछे कशेरुदंड है। इसके अगर हम देखें कहां पर? अधर भाग मतलब सामने की तरफ। यहां सामने की तरफ क्या है? उरोस्थ स्टर्नम। पार्श्व दिशा में हमारे यहाँ पर क्या हुई? ये देखो कटी हुई पसलियां, ये वाली कटी हुई क्या है यहाँ पर? पसलियां। और नीचे की तरफ क्या है? गुंबदाकार, ये डोम शेप्ड गुंबदाकार क्या है? डायाफ्राग्म। इनसे ये क्या बनता है? वक्ष गुहा का निर्माण होता है। और इसी वक्ष गुहा के अंदर एक जोड़ी क्या रखे हुए हैं? फेफड़े। हम जानते हैं फेफड़े जो हैं इनकी संख्या एक जोड़ी है। और फेफड़े निर्मित किस किस से होते हैं? जैसा अभी मैंने बताया लेक्चर में, ये फेफड़े निर्मित होते हैं श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का साखित जाल जो है वही फेफड़े का निर्माण करता है।
आगे बात करें तो वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाता है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक सूत्र लिख रहा हूं यहां पर। वक्ष आयतन समानुपाती है फुफ्फुसीय आयतन के। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगर आप वक्ष के आयतन में कुछ भी परिवर्तन करते हो तो वो परिवर्तन कहाँ आ जाता है, फुफ्फुसी आयतन में उभर कर आता है, प्रतिबिंबित हो जाता है। क्योंकि हम सीधा सीधा फुफ्फुसी आयतन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पॉइंट भी लिखा हुआ है, हम लोग सीधे फेफड़ों के आयतन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। लेकिन ऐसी व्यवस्था करने से, ऐसी व्यवस्था हमारे लिए क्या है, आवश्यक, क्योंकि हम सीधा वक्षीय आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आगे समझेंगे, पर वक्षीय आयतन में हम सीधा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फुफ्फुसी आयतन में हम सीधा परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए इसको वायुरोधी कक्ष का निर्माण कहा गया यहाँ पर। तो ये जो फेफड़े हैं ये वायुरोधी कक्ष में क्या है, उपस्थित, जिसे हमने कहा है वक्ष गुहा। चलो आगे चले हम यहां से। तो श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। अभी कार्यविधि आगे देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं श्वसन में कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं। तो श्वसन में यहाँ निम्नलिखित चरण हमने शामिल किए हैं। एक एक चरण को हम समझेंगे। सबसे पहला चरण है श्वसन या फुफ्फुसी समातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिकाओं की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। मतलब ये बात चल रही है फेफड़ों की। ये रही कुपिका और ये रहा फेफड़ा। एक एक चरण को मैं यहां से समझाऊंगा, चीजें आपको बहुत आसान हो जाएगी। यहां पर उपस्थित CO2 को कहां भेजा जाएगा, बाहर, और O2 को कहां लिया जाएगा, अंदर। O2 कहां आएगी, अंदर। O2 CO2 का क्या होगा, आदान प्रदान। और ये फेफड़े में हो रहा है, पहला चरण है, पहला चरण दिख रहा है। दूसरा चरण, कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 CO2 का विसरण। बहुत बढ़िया। अगला चरण यदि हम देखें यहां से, देखो ये आया हमारा रक्त संचरण तंत्र, रक्त आया है, और इस रक्त संचरण तंत्र के माध्यम से O2 रक्त में जाएगी और रक्त से CO2 कहां चली जाएगी, कुपिकाओं में। O2 CO2 का क्या होगा, आदान प्रदान कहां पर होगा, कुपिका की झिल्ली पर। और ये कौन सा चरण है, ये दूसरा चरण है। चलो आगे अगर हम बात करें यहां से तीसरे चरण की, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। देखो ये रुधिर जो है ये गैसों का क्या करता है, परिवहन। ये गैसों का क्या कर रहा है, परिवहन। तो ये रुधिर जो गैसों का परिवहन कर रहा है, ये कहां तक पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, ये रही हमारी कोशिका, ये है कोशिका। क्या है ये, कोशिका। तो रुधिर जो है वो रुधिर O2 का क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ये O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, रुधिर। रुधिर गैसों का परिवहन, और ये कौन सा चरण है, तीसरा। कहां पहुंचा रहा है, वो कोशिका तक पहुंचा रहा है, किसको, O2 को। चौथा चरण, रुधिर और ऊतक के बीच O2 CO2 का विसरण। फिर यहां से O2 जाएगी कोशिका के अंदर, कोशिका में निर्मित CO2 जाएगी रुधिर के अंदर। O2 CO2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान, कोशिका या ऊतक में। ये चरण है हमारा कौन सा, चौथा चरण। और पांचवा और आखिरी चरण, उपापचय क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना, कोशिकीय श्वसन। ये कोशिका अब यहाँ पर क्या परफॉर्म करेगी, कोशिकीय श्वसन करेगी। और ये श्वसन के द्वारा, कोशिकीय श्वसन के द्वारा ये कौन सी गैस मुक्त करती है, CO2। और इस CO2 का कहाँ भेज दिया जाता है, रुधिर में।
तो ये है पांचवा चरण हमारा कोशिकीय श्वसन। कौन सा चरण है? 5। और इन 5 चरणों में श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। उन 5 चरणों को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट से आपको 5वें चरण का विस्तृत विवरण करके दिखाया है। चलो आगे चलें। यदि यहाँ से हम श्वसन की क्रिया विधि, आखिरकार ये श्वसन होता कैसे, क्या है इसकी क्रिया विधि, कैसे गैस ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे CO2 बाहर आती है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए श्वसन की क्रिया विधि टॉपिक समझने जा रहे हैं। श्वसन में 2 चरण सम्मिलित हैं। 2 चरण है यहाँ पर। चरण कितने हैं? 2। पहला अंतः श्वसन इंस्पायरेशन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। ऑक्सीजन को हम फेफड़े के अंदर खींचते हैं, किससे? अंतः श्वसन इंस्पायरेशन से। दूसरा है निश्वसन एक्सपायरेशन, जिसके फलस्वरूप द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। निश्वसन के द्वारा वायु को कहाँ मुक्त किया जाएगा? बाहर। और अंतः श्वसन के द्वारा वायु को कहाँ लिया जाएगा? अंदर। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडलीय दाब के बीच में प्रवणता निर्मित की जाती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं यहाँ पर, कि जब भी वायु की गति होती है, वायु की गति निर्भर करती है दाब में अंतर। एक फार्मूला ये नोट कर लो यहाँ पर, कि वायु की गति तभी होगी जब दाब में क्या आएगा? अंतर। और वो दाब में अंतर कहाँ कहाँ चाहिए हमको? फेफड़े और वायुमंडल के बीच में दाब में क्या चाहिए? अंतर। तभी वायु अंदर आएगी और तभी वायु अंदर से कहाँ जाएगी? बाहर। और दाब में अंतर हमारे शरीर में लाने के लिए महत्वपूर्ण एक फार्मूला और बता रहा हूं मैं आपको, कि दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयतन। दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह फार्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और आप दाब के साथ सीधा कुछ भी नहीं कर सकते। हम किसके साथ सीधा कर सकते हैं? वो है आयतन। हम हमारी वक्ष गुहा के आयतन में क्या ला सकते हैं? परिवर्तन। या तो इस आयतन को बढ़ा सकते हैं या इस आयतन को कम कर सकते हैं। तो हम आयतन को बढ़ा या घटा सकते हैं। किसको? आयतन को। हम दाब के साथ कुछ नहीं कर सकते और उसी का हमको क्या उठाना है? फायदा उठाना है। दाब में परिवर्तन लाने के लिए आयतन में हम क्या करेंगे? परिवर्तन। कैसे करेंगे उसको थोड़ा और आगे समझते हैं हम, कि अगर हमको दाब में आयतन में परिवर्तन लाना है तो वही वक्ष गुहा की तरफ चलना पड़ेगा। वक्ष गुहा की तरफ चल देते हैं। वक्ष गुहा की तरफ यदि हम चलें तो ये हमारी है इधर से, ये मान ले हम स्टर्नम पुरोस्त, ये हम मान ले नीचे से आने वाला ये जो भाग है इसको हम कह रहे हैं डायाफ्राम। क्या है ये? डायाफ्राम, स्टर्नम। और ये जो आने वाली है, इससे निकलने वाली है यहाँ पर, ये है पसलियां। मान लो उरोस्थ से जुड़ी हुई क्या है? पसलियां। ये है हमारी पसलियां। ये स्टर्नम, सामने से स्टर्नम, अधर सतह से, पीछे कशेरु की दंड। इसको मैं बोल देता हूं कशेरु की दंड। समझना होगा तो चीजें बहुत आसान है यहाँ पर। कशेरु दंड, यह है स्टर्नम, यह है डायाफ्राम और यह है हमारी पसली। और इनके बीच में लगी है यहाँ पर इंटरकॉस्टल पेशियां। क्या लगी हुई है? इंटरकॉस्टल पेशियां।
ये तिरछी दिशा में लगी हुई है इंटरकास्टल पेशियां, ऐसी इनको हम कहते हैं क्या, इंटरकास्टल पेशी। चलो अब इस व्यवस्था को समझेंगे तब चीजें ये आपको समझ में आना आसान हो जाएगा, कैसे अंतःश्वसन होता है और कैसे निःश्वसन होता है। इन चीजों को समझने के लिए आप अगर इतनी सी बात समझ गए तो चीजें आसान हो जाएगी। ये जो पूरी की पूरी अंदर दिखाई दे रही है ये क्या है, वक्ष गुहा। ये है वक्ष गुहा। ये वाला भाग जो पूरा खाली दिखाई दे रहा है वो क्या है, वक्ष गुहा। और इस वक्ष गुहा के आयतन में हम क्या करने वाले हैं, परिवर्तन। किसमें परिवर्तन करने वाले हैं, आयतन में। क्योंकि वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन तो फेफड़े के आयतन में, फुफ्फुसी आयतन में परिवर्तन, और आयतन में परिवर्तन तो दाब में परिवर्तन। अभी मैंने बताया आयतन में परिवर्तन तो किस में परिवर्तन, दाब में। और जब दाब में परिवर्तन होगा तभी वायु अंदर या कहां जाएगी, बाहर। तो दाब में अब हम क्या लाने वाले हैं, परिवर्तन। कैसे परिवर्तन आएगा उसको यहां से समझने वाले हैं। चलो समझ लेते हैं यहां से। डायाफ्राम क्या हो जाएगा, संकुचित। इस आयतन में परिवर्तन लाने के लिए डायफ्राग्म अभी डोम शेप्ड है, फिर क्या हो जाएगा, फ्लैट। और ये जब फ्लैट हो जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो इस दिशा में जिसको हम कहते हैं अग्र पश्च अक्ष का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस दिशा का आयतन बढ़ जाएगा, ये खिंच गया नीचे डायफ्राम, तो इस दिशा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, बाह्य इंटरकास्टल पेशी संकुचित। ये इंटरकास्टल पेशी जो तिरछी लगी हुई है ये क्या होगी, संकुचित। और इनके संकुचित होने से ये स्टर्नम उरोस्थ कहां उठ जाएगा, बाहर की तरफ। पृष्ठाधारी अक्ष का आयतन बढ़ेगा, इस तरह का चौड़ाई का आयतन बढ़ेगा इसके कारण। और पसली और उरोस्थि, उरोस्थि, पसली और उरोस्थि जो है, स्टर्नम जो है वो उठ जाएंगे ऊपर, जिससे यहाँ का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयतन दो लोग बढ़ाते हैं, डायाफ्राम का संकुचन और बाह्य इंटरकास्टल पेशी। यही यहाँ का वक्षीय आयतन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। चलो चलते हैं कैसे अंतःश्वसन और कैसे निःश्वसन होता है उसको समझने जाते हैं। यहां से अंतःश्वसन मतलब श्वास कहां आ रही है, अंदर। और अंदर लाने के लिए क्या होगा, डायाफ्राम और इंटरकास्टल पेशी क्या हो जाएगी, संकुचित। और जैसे पेशी संकुचित होगी, ये देखो यहाँ पर पेशी का संकुचन होगा, पसलियां कहां उठेगी, उरोस्थ और पसलियां फैलना शुरू कर देगी। और क्या बढ़ जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का क्या बढ़ेगा, आयतन। और मैंने बताया था वक्ष गुहा का आयतन समानुपाती है फेफड़े के आयतन के, तो फेफड़े का आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आयतन बढ़ेगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो दाब घटेगा। फेफड़े के अंदर का दाब घटेगा, और अंदर का दाब घटेगा तो वायुमंडलीय दाब बढ़ गया, और अंदर का घट गया तो वायु तेजी से बाहर से वायुमंडल से कहां आएगी, फेफड़े के अंदर। वायुमंडलीय वायु अंदर आएगी, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, अंतःश्वसन। बहुत आसान हो गया यहाँ पर। इस रिश्ते से, वॉल्यूम और प्रेशर वाले रिश्ते से चीजें क्या हो गई है, आसान। कि कैसे आयतन यहाँ पर बढ़ा और दाब घटा, दाब घटा कि वायु बाहर से कहां आ गई, शरीर के अंदर। इसी का जस्ट उल्टा निःश्वसन में, इंस्पायरेशन मतलब बाहर फेंकना। डायाफ्राग्म और इंटरकोस्टल पेशी क्या हो गई है, शिथिल। पहले ये क्या हुई थी, संकुचित, अब क्या हो गई, ये शिथिल हो गई। देखो यहाँ पर ये जैसा था वैसा हो रहा है। इससे वक्ष गुहा का आयतन घटेगा, जिससे फेफड़े का आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा। और दाब इतना बढ़ जाता है कि वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाता है। जैसे एक रबड़ को खींचो
और छोड़ दो, तो क्या पहले वाली जगह पे जाएगा? नहीं, उससे आगे निकल जाएगा और ज्यादा आयतन घट जाएगा, इसी कारण दाब बढ़ जाएगा। और वायु फेफड़े से कहाँ आ जाएगी? बाहर। CO2 फेफड़े से कहाँ निकल जाएगी? अंदर से बाहर। और इसी को हमने क्या कहा है? निःश्वसन। क्या नाम दे दिया है? निःश्वसन। इसको हमने यहां से नाम दे दिया है। तो ये अंतःश्वसन और दूसरा क्या था हमारे पास? निःश्वसन था। चलो अगला टॉपिक है हमारा, यहां से देखें हम, अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। उदरी पेशी, पेट वाली, पेट से आप बहुत ज्यादा श्वास तेजी से लोगे तो आप उदरीय पेशी की सहायता से अतिरिक्त अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हो। औसत एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। एक मिनट में एक मनुष्य 12 से 16 बार क्या करता है? श्वसन करता है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। और श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है, जो फुफ्फुसीय क्रियाकलापों का दैनिक मूल्यांकन में करने में सहायता करता है। वो यंत्र जिससे हम ये श्वसन की दर नापते हैं, उस यंत्र का नाम है स्पायरोमीटर। क्या नाम है? स्पायरोमीटर। इस स्पायरोमीटर की सहायता से ही हम किसको नापते हैं? स्पायरोमीटर की सहायता से हम श्वसन की दर को नापते हैं। चलो अगला टॉपिक अगर हम देखें, अगला टॉपिक हमारे सामने आया है श्वसन संबंधी आयतन व क्षमताएं। एनसीईआरटी में खैर डायग्राम नहीं दिया, लेकिन मैं ये डायग्राम लेकर आया आपके लिए विशेष तौर पर, क्योंकि इससे चीजें समझना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, ज्वरीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम टीवी से इसको हम डिनोट करते हैं, और ये कितना है? 500 ml। कितना है ये? 500 ml है। ये वही वॉल्यूम है जो हम नॉर्मली श्वसन की दर, सामान्यतः शांति से बैठे हुए हैं और जो श्वास अंदर ली और जो श्वास छोड़ी, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। अगर फिर इसके ऊपर देखो, एक ग्राफ यहां तक गया और यहां से नीचे तक आया, फिर यहां से यहां तक को हमने कहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना ml है? 3000 ml। गहरी श्वास ली अंदर, श्वास को खींचते गए, श्वास लेते गए, तो वो कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो कितना है? 3000 ml के समथिंग यहाँ पर है। 3000 ml। क्या आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कितना श्वास भर ली, अच्छे से फेफड़ों में श्वास भर ली, वही है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आ जाओ इधर, यहां से यहां तक जो है 2000 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना है? 1100 ml। 1000 से 1100 ml क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आप कहां फेंक दोगे? बाहर। आपने श्वास को पूरा ताकत से कहां फेंका? बाहर। वो कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यहां से यहां देखो, ये इसे कहा है रेसिडुअल वॉल्यूम। कितनी ही ताकत लगा लो, आप इस वॉल्यूम को कभी भी शरीर से बाहर नहीं फेंक सकते। वो क्या कहलाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। और उसकी संख्या कितनी है? 1200 ml। अब ये जो यहां से यहां तक लगाया है टाइडल वॉल्यूम को ऐड करके, ये इसको नाम दिया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। कितना? 3500 ml। टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दे तो क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की भी बात करेंगे। ये यहां से यहां तक को हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या नाम दिया है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इतना आप ज्यादा सांस को कहां फेंक सकते हो? बाहर। यह है यहां से लगाकर ये यहां तक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब ऐसी हवा जो हमेशा हमारे शरीर में भरी रहती है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये लगभग 2300 ml के समथिंग होगी। यहां से लगाकर यहां तक पूरी, इसको छोड़कर ये पूरी, इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी।
वाइटल कैपेसिटी की जो हवा हम फोर्सफुली ले सके और फोर्सफुली छोड़ सके उसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी, और वो लगभग होती है 4800 ml। और अगर हम पूरा मिला दें, यहां से लगाकर ये पूरा यहां तक मिला दे तो बन जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, और लगभग वो 6000 ml के समथिंग आती है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी आती है? 6000 ml के समथिंग आती है। अब थोड़ा एनसीईआरटी पर नजर डालें हम। एनसीईआरटी ने कुछ डाटा यहां दिए हुए, जैसे ज्वरीय आयतन टाइडल वॉल्यूम कितना ml है? 500 ml। ये वाला ज्वरीय आयतन कितना है? 500 ml। चलो ठीक है। ये अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना ml है? यहाँ पर 250 से 3000 ml है। 250 से 3000 ml क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वाला 250 से 3000 ml। चलो ठीक है, आगे चलें। निःश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको फोर्सफुली फेंका जाए बाहर, वो है 1000 से कितना है? 1100 ml। 1000 से 1100 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है हमारा वो 1100 ml से 1200 ml है, जिसको कभी भी बाहर फेंका नहीं जा सकता। अंतःश्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिला देते क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अभी बताया दोनों मैंने। फंक्शनल क्रियाशील अवशिष्ट आयतन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों को मिला दें। ये वाली रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिला दे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाती है। जैविक क्षमता वाइटल कैपेसिटी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीन को मिला दे तो क्या आ जाती है? वाइटल कैपेसिटी। ये रही वाइटल कैपेसिटी, यहां से यहां इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, तीनों को मिलाया तो क्या बनी? वाइटल कैपेसिटी। और इसके अलावा है टोटल लंग्स कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला दे तो क्या बन जाती है? टोटल लंग कैपेसिटी। और इन दोनों में देखें तो अंतर केवल रेसिडुअल वॉल्यूम का है, बाकी तीनों डाटा दोनों में सेम मिलेंगे। इधर इधर केवल रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड हो गया तो टोटल, और ऐड नहीं हुआ तो जैविक क्षमता। ये यहाँ पर इतना शो होता है। तो ये हमने क्या देखा अभी तक? ये जैविक क्षमताएं देखी है हमने। अगला जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय। कहां कहां गैसों का विनिमय होता है, कैसे कैसे गैस का एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, विनिमय मतलब एक्सचेंज है। कहां कहां एक्सचेंज होता है? कहां कहां बस में सवारियां बैठती है और बस से सवारियां उतरती है। और गैसों के विनिमय के दो स्थान है हमारे पास। पहला स्थान है कुपिकाएं, फेफड़े में स्थित कुपिकाएं। ये जो फेफड़ा है, इस फेफड़े की एक संरचनात्मक इकाई जिसको हमने नाम दिया है कुपिका, एल्वलाई। ये पहला स्थान है जिसमें से अगर हम देखें तो ये आ गई हमारी O2 रक्त में आ गई और CO2 चली गई कहां? कुपिकाओं में। पहला जो प्राथमिक विनिमय स्थल है वो कौन सा है? कुपिकाएं। और अब ये दूसरा स्थल जो हमारा आता है गैसों का विनिमय रक्त और ऊतक, दूसरा जो स्थल है वो क्या है? ऊतक। ये रक्त ने इनको ले लिया है और ये रक्त लेकर जा रहा है किसके पास? ऊतक के पास, कोशिका के पास। और कोशिका अब को ग्रहण करेगी और CO2 को कहां डाल देगी? रक्त के अंदर। ये एक दूसरा स्थल है। यहां पर पहला कुपिका है और दूसरा स्थल क्या है?
ऊतक या कोशिका, जहां गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज। यहां से सवारी बैठती है और कुछ सवारी उतरती है। जो बैठी सवारी वो उतर जाएगी, जो उतरी हुई सवारी है दूसरी वो वापस बैठ जाएगी यहां से। इस तरह गैसों का विनिमय दो जगह पर होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। ये जो आना जाना है, ये उतरना चढ़ना है, ये किसके आधार पर होगा? दाब का, जिसको हम कहते हैं आंशिक दाब। आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर O2, पार्शियल प्रेशर CO2, ये आंशिक दाब या सांद्रता प्रवणता। जहां ज्यादा सांद्रता है वहां से जहां कम सांद्रता है उसकी ओर भी क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान। किस प्रक्रिया के द्वारा होने वाला है? वो प्रक्रिया का नाम है विसरण। इस विसरण प्रक्रिया द्वारा ये होने वाला है गैसों का क्या? आदान प्रदान। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक है। जो गैस जितनी ज्यादा घुलनशील होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? विसरण। तो घुलनशीलता एक कारण है। पहला कारण है क्या? घुलनशीलता। जो जितनी ज्यादा घुलनशील होगी उसका विसरण उतना क्या होगा? ज्यादा। लेकिन लेकिन यहां पर दूसरा जो है वो है झिल्लियों की मोटाई। दूसरा क्या है? झिल्लियों की मोटाई। तो एक घुलनशीलता और दूसरा झिल्लियों की मोटाई, ये दो महत्वपूर्ण घटक है किसके लिए? विसरण की दर को प्रभावित करने वाले। तो विसरण की दर को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक है, पहला घुलनशीलता गैसों की और दूसरा झिल्लियों की मोटाई। चलो अब चलते हैं हम। यहां एक टेबल दी है और इस टेबल में आंशिक दाब दिए हैं O2 और CO2 के। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहां देखें वातावरणीय वायु में O2 का 159, वायु कुपिकाओं में 104, अनाक्सीकृत रक्त 40, ऑक्सीकृत रक्त 95 और ऊतक में 40। इस टेबल को यहां समझना थोड़ा कठिन है, उसको अगर हम यहां देखेंगे तो चीजें बहुत आसानी से इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं यहां पर, जैसे हम शुरुआत करते हैं वायु कुपिका या एल्वेलाई से। फेफड़े में वायु कुपिका या एल्वेलाई, यहां से हम शुरुआत करेंगे जिससे चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। अगर वातावरण में देखें तो हम PO2 का जो वातावरणीय है दाब है वो 159 mmHg के फॉर्म में लिया है। यहाँ पर किस फॉर्म में लिया है? mmHg। और वायु कुपिका के अंदर PO2 का मान कितना है? PO2 का मान है 104 mmHg। तो बताओ PO2 कहां से कहां आएगी? वातावरण से कहां आएगी? फेफड़े के अंदर, कुपिकाओं के अंदर। कौन आ गई? PO2। चलो अब आ गई है कहां? कुपिका के अंदर। अब इधर से जो रक्त लाया जा रहा है वो रक्त कौन ला रही है? अशुद्ध रक्त, फुफ्फुसीय धमनी। उस अशुद्ध रक्त में यहां पर अगर हम देखें तो PO2 जो है वो है यहां पर कम है, यहां 40 mmHg, और PCO2 यहां पर है वो है 45 mmHg। कौन लेके आया है? फुफ्फुसीय धमनी। कितना ला रही है? अभी हम और चक्र एक बार समझ लेंगे पूरा, फिर एक बार चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। अभी इतना समझो कि PO2 कितना है? 40 किसमें? अशुद्ध रक्त में। और PCO2 कितना है? 45 किसमें? अशुद्ध रक्त में। और जैसे ही यहां आया, देखो यहां पर ऑक्सीजन कहां आएगी? रक्त के अंदर। और CO2 कहां जाएगी? कुपिका के अंदर। क्यों जाएगी? क्योंकि PO2 40 है रक्त का और PO2 कुपिकाओं में कितना है? 104। तो 104 ज्यादा है, इसलिए तेजी से कहां आएगी? ऑक्सीजन रक्त के अंदर। इधर PCO2 45 है रक्त का, अशुद्ध रक्त का। और यहां अगर हम PCO2 देखें यहां पर तो वो कितना मिलेगा आपको? 40। यहां पर 40 है, ये 10 नहीं है, कितना है? 40।
तो ये 40 होने के कारण CO2 45 से कहाँ जाएगी, 40 की तरफ कोशिकाओं में चली जाएगी। इससे फुफ्फुसी शिरा के अंदर अब हो जाएगा PO2 कितना हो जाएगा 95 mmHg और PCO2 हो जाएगा कितना 40 mmHg। ये किसमें हो गया, फुफ्फुसी शिरा। फुफ्फुसी शिरा से रक्त आया एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल रक्त को लेकर जा रही है कौन, सिस्टेमिक धमनी, और इस सिस्टेमिक धमनी में फिर वही कॉम्बिनेशन यहाँ वाला PO2 95 और PCO2 40, ये वही है यहाँ पर। अब चलो आ जाते हैं ऊतक के पास, क्योंकि ऊतक में चल रहा है श्वसन, और श्वसन की घटना में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, CO2। इसीलिए ऊतक के पास PCO2 है कितना 45 mmHg और PO2 जो कि खर्च हो चुकी तो बची कितना 40 mmHg, क्योंकि श्वसन की घटना में कौन सी गैस ली जाएगी, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस मुक्त की जाएगी, CO2। CO2 ऊतक में बढ़ गई है और ऑक्सीजन ऊतक में घट गई है, और इधर से शुद्ध रक्त लेकर कौन आई है यहाँ पर, वो आई है सिस्टमिक धमनी। अब ये सिस्टमिक धमनी क्या करेगी, ऑक्सीजन को देगी ऊतक को, क्योंकि ऑक्सीजन PO2 95 है यहाँ, तो 95 से कहाँ जाएगा वो 40 की तरफ, 40 की तरफ, और इधर 45 है CO2, 45 CO2 कहाँ जाएगी 40 की तरफ, क्योंकि यहाँ जो CO2 आई है वो 40 है मात्र, ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये पहला स्थल है और ये दूसरा स्थल है एक्सचेंज का, O2 CO2। अब CO2 जो इस रक्त की जो सिरा है, सिस्टेमिक सिरा, इस सिरा के अंदर PO2 अब कितना है 40, क्योंकि यहाँ का 95 इसके पास गया 40, तो ऑक्सीजन कम हो गया, PO2 40 है और PCO2 कितना है 45, CO2 सारा डाल दिया ब्लड में हमने यहाँ से। अब यही लेके कहाँ गई, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से ये गया कौन, फुफ्फुसीय धमनी, तो 40 और 45, 40 और 45 ये वही वाला सेम, तो यहाँ दोनों में सेम रहेगा, यहाँ भी दोनों में सेम रहेगा, PO2 95 PCO2 40, PO2 95 PCO2 40। फुफ्फुसीय शिरा और सिस्टमिक धमनी में एक जैसा दाब, फुफ्फुसीय धमनी और सिरा में, फुफ्फु यहाँ पर जो सिस्टमिक सिरा है दोनों में दाब कैसा रहेगा, एक समान। यहाँ ध्यान रखना ऊतक में PCO2 कितना है मात्र 45 और PO2 40। इधर देखें तो कुपिकाओं में PCO2 40, PO2 104 है, बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यह पूरा चक्र था, इसके माध्यम से ही O2 CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज। ये जो सारे प्रश्न हैं वो प्रश्न इसी डायग्राम से आने वाले हैं कि कहां पर कितना कितना O2 है, कहां पर कितना कितना CO2 है, उसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, इस डायग्राम से मिलेगी। चलो आगे चलें यहां से। अब कुपिकाओं में जो हमने बात की कि झिल्ली की मोटाई की बात की, उन सबको यहां देख रहे हैं अब हम। CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। ज्यादा घुलनशीलता किसकी है, CO2 की, ऑक्सीजन की तुलना में कितना, 20 से 25% अधिक। अतः विसरण झिल्लियों में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो झिल्लियों से O2 CO2 का जो विसरण होता है उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी घुलनशीलता क्या है, ज्यादा, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। विसरण झिल्ली मुख्य रूप से 3 परतों की बनी है, ध्यान रखना है, यहाँ विसरण होने वाली झिल्ली 3 परतों की बनी है। ये देखो यहाँ पर ये कुपिका से इस रक्त में आएगा कौन, O2, और यहाँ रक्त से कुपिकाओं में जाएगा कौन, CO2, और इन दोनों के बीच में झिल्लियों की संख्या कितनी है, 3। पहला है यहाँ पर कुपिका भित्ति, पहली परत जो है कुपिका की पतली सल की उपकला, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, जो हम टिश्यू की बात करते हैं वो टिश्यू पढ़ चुके हैं, वही है सल की उपकला ऊतक, पहली झिल्ली। कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला एंडोथेलियम और उनके बीच स्थित आधारीय तत्व, ये दूसरा, और आधारीय तत्व तीसरा।
ये यहाँ रहा आधारीय तत्व, ये दोनों के बीच में दिख रहा पीले रंग का आपको, ये दोनों कोशिकाओं की परत के बीच में पीले रंग का जो तत्व दिखाई दे रहा है इसी को कहा है आधारीय तत्व, बेसल सब्सटेंस। और तीसरा है यहाँ पर रक्त वाहिनी जो है उसकी रक्त वाहिका की जो झिल्ली है, यह आरबीसी इसमें, और ये रक्त वाहिका की जो झिल्ली है वो रक्त वाहिनी की जो झिल्ली है वो तीसरे नंबर की झिल्ली, ऐसी उस रक्त वाहिनी की झिल्ली को हमने नाम दिया है एंडोथेलियम। वो इसमें भी सल की उपकला ऊतक ही लगा हुआ है। तो ये तीन झिल्लियां हो गई, एक कुपिकाओं की झिल्ली, एक आधारित तत्व और एक रक्त वाहिकाओं की झिल्ली। उन तीनों की मोटाई से ही ये O2 CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। ध्यान रखना कि तीन तीन अगर झिल्लियां हो गए, हमारा दिमाग में आ जाता प्रश्न कि जब तीन झिल्लियां हैं तो इतनी मोटी से कैसे O2 CO2 का आदान प्रदान होगा। लेकिन फिर जानकर हैरानी होगी आपको कि इन तीनों को मिलाकर भी इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी क्या है, कम है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कुपिकाओं से ऊतक और CO2 के ऊतकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। और यही सभी कारण O2 जो है वो कुपिकाओं से कहाँ, रक्त में CO2 कहाँ जाएगी, कुपिकाओं में, इसके लिए सब अनुकूलित होते हैं। और ये सब काम निर्भर करता है आंशिक दाब पर, पार्शियल प्रेशर पर। चलो आगे चला अगला, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पहले तो विनिमय देख लिया, एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो रहा था, अब कैसे वो बस में सवारी बैठी और उतरी वो देखा हमने बस स्टैंड पर। अब हम देख रहे हैं कि बस चली, ट्रांसपोर्ट हुआ तो कौन कौन किस किस को लेकर गया, उसकी तरफ चला यदि हम, तो गैसों का परिवहन दो भागों में विभाजित है, एक CO2 का परिवहन और दूसरा O2 का परिवहन। दो भागों में बात की है हमने। दो मुख्य यात्री है यहाँ रक्त में जाने वाले, एक है ऑक्सीजन O2 और दूसरा है CO2। ये दोनों मुख्य साथी है जो जाने वाले हैं। और पहले चल रहे हम बात किसकी कर रहे हैं, O2 का परिवहन। 97% ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ जाने वाली है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर उपस्थित लाल रंग का कण जिसको क्या कहा है, हीमोग्लोबिन। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, 97% ऑक्सीजन ले जाएगा, सर्वाधिक। 3% रक्त की प्लाज्मा में घुलनशील होकर जाएगी, कौन, ऑक्सीजन। और हम जानते हैं घुलनशीलता ज्यादा किसकी है, CO2 की, घुलनशीलता कम किसकी है, ऑक्सीजन की। इसलिए मात्र 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलनशील होगी। 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जाने वाली है। इधर देखें, CO2 का परिवहन 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जाएगी। कितना परसेंट, 20 से 25% हीमोग्लोबिन, 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ कौन जाएगी, CO2, कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन के साथ। और 70% सर्वाधिक CO2 का ट्रांसपोर्ट किससे होगा, बाइकार्बोनेट्स। कैसे होगा इसको डिटेल में जानेंगे अभी। और 7% प्लाज्मा में घुलनशील। देखा है वहां ऑक्सीजन की तुलना में कितना प्रतिशत, 20 से 25% ज्यादा घुलनशीलता किसकी है, CO2 की। इसलिए 7% प्लाज्मा में घुलनशील जाएगी, कौन, CO2। आगे बात करें तो O2 का परिवहन। O2 का परिवहन कैसे होगा ये जानते हैं हम। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन Hb 4 ऑक्सीजन को लेकर चलने वाला है। हीमोग्लोबिन के कितने हाथ है, 4 हाथ से पकड़ के चल रहा है ये किसको, ऑक्सीजन को। रंग कैसा है, लाल। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत स्वतंत्रता को PO2 के सापेक्ष आरेखित करने पर सिग्मोइड वक्र कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र, डिसोसिएशन वक्र कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2 H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के
अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। अभी हमने एक बात तो यहां से समझ ली है कि ऑक्सीजन का सर्वाधिक जो परिवहन करेगा वो कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। कितना परसेंट? 97%। इसलिए वो बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ एनसीईआरटी ने ग्राफ दिया है जिसको हमने सिग्मॉइड ग्राफ कहा है या ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहा गया है। यहाँ समझ लेते हैं, ये रहा हमारा ग्राफ, ये है ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ऑक्सीजन वियोजन वक्र, इसका नाम ही क्या रखा है? ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत महत्वपूर्ण कर्व है, कई बार इससे प्रश्न आए हैं, आसानी से आप समझ लोगे। इसमें 20-20 की लाइन दी है, 20, 20, 40, 60, 80 और 100। ये क्या है? आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ऑक्सीजन का आंशिक दाब इधर दिया 20-20 की रेंज में, इधर भी चले हम 20-20 की रेंज में ही चल रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की संतृप्तता का प्रतिशत, कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाए? संतृप्त। इसका ये प्रतिशत दिया है। इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है, अगर हम देखें तो ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है सिग्मोइड, एस आकार का कैसा है? एस आकार का सिग्मोइड इसका क्या आता है? ग्राफ। इस ग्राफ को समझे कि क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। ग्राफ ये बोलना चाह रहा है यहां पर से कि जैसे जैसे आप PO2 बढ़ाओगे, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधता जो है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे PO2 बढ़ाओगे, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ संतृप्तता मतलब जुड़ाव दोनों का क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और ये ग्राफ धीरे धीरे करके यहां पर सर्वाधिक हो जाएगा जुड़ाव, फिर ये जुड़ाव क्या हो जाएगा? बंद। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो ये ग्राफ की लाइन जो आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी? सीधी। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है, इससे संबंधित कुछ बातें हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे तो ग्राफ समझ में आएगा आपको। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु का क्या करता है? परिवहन, पहली बात। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बनाता है? HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या निर्मित करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है कौन? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर। और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के से जुड़ना निम्न कारकों पर निर्भर करता है: PO2, PCO2, तापमान व H+ आयन सांद्रता। ये 4 कारक है जिसके कारण हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। इसका क्या मतलब है ये समझ लेते पहले। पहली बात, ये जो हीमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन के अणु से जुड़ेगा। इसको ऐसा समझो आप कि 4 ऑक्सीजन यात्री एक बस में बैठ सकते हैं। एक बस है हीमोग्लोबिन जिसमें सीट है मात्र 4। कितनी सीट है? 4। उन 4 सीटों पर बैठ सकता है 4 व्यक्ति, 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं एक हीमोग्लोबिन पर, क्योंकि हीमोग्लोबिन वो वाहन है जिसमें सीट कितनी है? 4। अब ऐसा समझना है कि ये 4 यात्री इस बस में तभी बैठ सकेंगे जब कुछ कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन, बस में खाली जगह हो। दूसरी कंडीशन, यात्री के पास पैसा हो। तीसरी कंडीशन, यात्री को कहीं जाना हो, पैसा हो, बस में खाली जगह भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। मान लो किसी को जाना ही नहीं, जबरदस्ती बस में थोड़ी बिठा सकते हो। तो कुछ कारक है जिसके कारण बस में यात्री क्या करेगा? बैठेगा। वैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ना कारकों पर क्या करता है? निर्भर। और वो कारक कौन कौन से हैं? PO2, PCO2, तापमान व H+ आयन सांद्रता। तो अगर ये कारक होंगे तभी वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या करेगा? जुड़ेगा। कौन से कारक पर ये जुड़ता है इसके लिए हमने बात की है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कब होगा? कब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा? कहां पर? एल्वलाई में। कहां जुड़ेगा ये? यहां चलते हैं हम। जुड़ने का काम कहां चलेगा? यहां पर।
क्योंकि ऑक्सीजन आई एल्वेलाई से कहां पर, रक्त में, और रक्त से वो जुड़ जाएगी रक्त में हीमोग्लोबिन से, फिर वो हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा। तो कारक कौन से जो यहाँ जुड़ा होगा, उसका हमारे पास कारक है, जहां देखें तो ये निम्न ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। पहला है हमारे पास PO2, पहला क्या बना है यहाँ पर, PO2। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन तुरंत किससे जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन से, पहली बात। PCO2 क्या होना चाहिए, कम, तापमान कम और H+ आयन की सांद्रता कम, ये तीन तो कमी होना चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा होगी तभी वो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी। कहाँ जुड़ेगी वो जुड़ेगी कहां पर, एल्वेलाई के पास में, रक्त में। अब दूसरी बात कि जो सवारी बस में बैठ गई है, मान लो बोल दे कि मैं तो बस से उतरू ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऊतक के पास जाकर उसको वापस रक्त से कहां जाना है, कोशिका के पास या ऊतक के पास। तो फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का बंध क्या होगा, टूटेगा। सवारी पहले बैठी यहां पर और यहां सवारी उतरेगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन कब होगा, वियोजन मतलब ये टूटेंगे कब, और इस टूटने की स्थिति होना चाहिए PCO2 कम, बाकी तीनों क्या होना चाहिए, ज्यादा। इधर 3 कम और 1 ज्यादा, उधर 1 कम और 3 ज्यादा, तब ये एक्सचेंज होगा। चलो इधर समझ लेते हैं अब ये ग्राफ कब आएगा और इस ग्राफ का क्या मतलब है। ग्राफ की बात करें तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी, इस खाली जगह, हीमोग्लोबिन की जगह खाली जगहों पर कौन भरता जाएगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जैसे जैसे यात्री बढ़ेंगे, बस क्या होती जाएगी, भरती जाएगी। और एक निश्चित क्वांटिटी है कि मान लो बस में 100 यात्री बैठ सकते हैं तो 100 ही बैठ सकते हैं, बस भर गए इसके बाद बैठने का कोई उपाय नहीं है। तो संतृप्तता का मतलब है बस का भरा हुआ होना। तो जितने यात्री बढ़ते जाएंगे, यात्री मतलब PO2, जितने यात्री बढ़ते जाएंगे बस भरती जाएगी, और बस भरने के बाद में अब यात्री भले बढ़ जाए पर बस में खाली जगह नहीं है, इसी को कहा जाता है संतृप्तता। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की संतृप्तता का ये ग्राफ जो आता है, ये आता है कैसा, सिग्मोइड, एस आकार का। अगर मान लो यात्री कम है, यात्री क्या है, कम, तो बस धीरे धीरे भरेगी, मतलब ये ग्राफ ऐसा आएगा, बस तो भरेगी पर धीरे धीरे भरेगी क्योंकि यात्री कम है। और अगर यात्री अचानक आ गए, यात्री अचानक आ गए तो ये ग्राफ ऊपर उठ जाएगा क्योंकि जल्दी भर जाएगी बस। बस का भरना धीरे या तेजी से निर्भर करता है, यात्री पैसेंजर पर निर्भर करता है। जल्दी भरी तो यहाँ आ जाएगा ग्राफ, इधर भरी तो इधर आ जाएगा। मतलब या तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या किधर होगा, राइट साइड। जब PO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो वो किधर शिफ्ट होगा, तो वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। और PCO2 का कंसंट्रेशन, अगर मान लो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। और यही पॉइंट मैंने यहां दिया है। यदि PO2 व H+ आयन को कम करते हैं तो ग्राफ लेफ्ट साइड होता है शिफ्ट। PO2 को कम करते हैं तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड, इधर शिफ्ट हो जाएगा PO2 कम की तो। और बढ़ाते हैं इनको तो ग्राफ शिफ्ट होता है राइट साइड। अगर PO2 तेजी से बढ़ा दी, यात्री बढ़ा दिया तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा किधर, राइट। तो ये राइट है यहाँ पर और ये क्या है, लेफ्ट। ये ग्राफ की क्या हो रही है, शिफ्टिंग। या तो राइट शिफ्ट होगा ग्राफ या लेफ्ट शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखी ऑक्सीजन संतृप्तता का ग्राफ। चलो अब हम देख रहे हैं CO2 का परिवहन, CO2 का ट्रांसपोर्ट। और CO2 के ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। मैंने बताया था हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%, 70% बाइकार्बोनेट, और यहां पर 7% केवल CO2 का परिवहन घुलनशील प्लाज्मा में घुलनशील होता है। यहां देख रहे हैं हम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है, और इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगमता से चलती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को, CO2 के ट्रांसपोर्ट को, यहां पर मैं एक फ्लो चार्ट से पूरी चीजें समझाऊंगा क्या हो रहा है। ये है हमारी RBC और ये है हमारा
रक्त वाहिनी, यह है रक्त वाहिनी और यह है आरबीसी। और ये आरबीसी के अंदर ये वाला जो है ये इसको कहा है प्लाज्मा। ये मैंने बात की है आरबीसी की। और इसी के पास में नजदीक में मैं बना रहा हूं, यहीं पर लगी हुई है ऊतक या कोशिकाएं। क्या लगी है? ऊतक या कोशिकाएं। और इन ऊतक या कोशिकाओं के अंदर अगर हम देखें तो निर्माण हो रहा है CO2 का। किसका निर्माण हो रहा है? CO2 का। अब तीन तरह से किस माध्यम से कार्य चल रहा है इसको देख लेते हैं। देखो CO2 सीधा आई किसमें? प्लाज्मा में। और CO2 प्लाज्मा में क्या हो गई? घुलनशील। कितना प्रतिशत? 7%। ये 7% CO2 का काम यहां कंप्लीट हो गया। अब बचा यहां पर अगला जो हमारा है वो है CO2 आई आरबीसी के अंदर। और आरबीसी में उपस्थित है हीमोग्लोबिन और बनाया इसने HbCO2। क्या बना दिया इसने? HbCO2, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। किसका निर्माण किया है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और ये कितना प्रतिशत है? 20 से 25% इसने किसका निर्माण किया है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसके साथ साथ यहां पर जो CO2 आई है वो CO2 जो है अब यहां पर ब्रेक होगी। क्या होगी? ब्रेक। यहां पर क्या ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है उसको समझते हैं कि ये जो CO2 है ये H2O की उपस्थिति में इस आरबीसी के अंदर निर्माण करती है H2CO3। ये रहा CO2 और H2O किस एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में आरबीसी के अंदर किसका निर्माण करते हैं? H2CO3 का। और ये H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसी की उपस्थिति में HCO3 में टूट जाता है, HCO3 माइनस और H प्लस में टूट गया, यहाँ प्लस H प्लस में टूट गया। अब ये जो HCO3 है यहाँ का, ये HCO3 आ गया, कहाँ आ गया है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में उपस्थित है Na, क्योंकि NaCl टूटकर Na प्लस में बन गया और Na प्लस और Cl माइनस HCO3 माइनस मिलकर बनाते हैं NaHCO3। और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट कितना प्रतिशत लेकर जाता है CO2 को? ये 70% सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 क्या होती है? ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ ज्यादा है? लाल रक्त कणिकाओं में, आरबीसी में ज्यादा है, ये प्लाज्मा में कम है। इसलिए जो H2CO3 है इसका निर्माण कहाँ होगा? आरबीसी के अंदर, और निकलेगा HCO3 माइनस बाहर। ठीक है। और इसी प्रक्रिया में ये जो Cl माइनस आयन है, ये Cl माइनस आयन जाएंगे अंदर आरबीसी में, और ये HCl, यहां पर Cl माइनस जो अंदर गए, ये Cl माइनस आयन अंदर जाकर इसको कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्या नाम दे दिया जाता है? क्लोराइड शिफ्ट। इस Cl माइनस आयन का अंदर जाना क्या नाम दिया है? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड अंदर चले गए मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। इस प्रकार तीनों माध्यम से CO2 का क्या होता है? परिवहन। 7% प्लाज्मा में घुलनशील, 20 से 25% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में 70%। चलो अगला चलें यहां से, श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और ये 2 चरणों में संपन्न है। यहां पर 2 लोग इसमें भाग लेते हैं। पहला यहां भाग लेने वाला है हमारे पास, वो है मस्तिष्क। और दूसरा यहां पर क्या है? रासायनिक। 2 घटनाएं घटती है यहां पर, एक मस्तिष्क सेंसरी और दूसरा है रासायनिक। और मस्तिष्क में अगर हम देखें तो 2 भाग यहां मुख्य रूप से भाग लेते हैं, एक है मेडुला ओब्लांगेटा और दूसरा है पोन्स वेरोलाई। तो मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र, रिथमिक सेंटर लय केंद्र होता है, जो
मुख्य रूप से ध्यान रखना है, मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए क्या है, उत्तरदायी। तो मेडुला मुख्य रूप से उत्तरदायी है नियमन के लिए। लय केंद्र इसके पास। मस्तिष्क का पोन्स क्षेत्र जो है, मस्तिष्क का पोन्स वेरोलाई क्षेत्र जो है, अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन न्यूमोटेक्सिक केंद्र कहते हैं। न्यूमोटेक्सिक केंद्र पोन्स के पास है और लय केंद्र किसके पास है, मेडुला ओब्लांगेटा के पास। श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत सुधार कर सकता है। ये श्वसन के जो मुख्य केंद्र है, लय केंद्र, उसमें थोड़ा सुधार कम ज्यादा कर सकता है। कौन? ये पंखे के रेगुलेटर जैसा कम ज्यादा स्पीड को बढ़ा सकता है। कौन? पोन्स वेरोलाई। लेकिन मेन तो कौन है, मेडुला ओब्लांगेटा। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। तो श्वसन दर को ये बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, केंद्र मेडुला और पोन्स वेरोलाई। ये बात कर रहा है। दूसरा हमारे पास रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी कीमोसेंसिटिव केंद्र होता है जो CO2 और H+ आयन, हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होता है। ये रसो संवेदी केंद्र है जो किसके, लय केंद्र जो मेडुला उसके नजदीक होता है और CO2 और H+ के लिए संवेदी है। ये जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ती है, ये लय केंद्र तुरंत एक्टिव हो जाता है और ये किसको एक्टिव कर देता है, मेडुला ओब्लांगेटा को, और तुरंत श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो श्वसन की दर को बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, CO2, ऑक्सीजन नहीं। रक्त में जैसे ही कूड़ा कचरा बढ़ेगा CO2 बढ़ेगी। रसो संवेदी क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं और ये किसके को सूचना देते हैं, लय केंद्र मेडुला ओब्लांगेटा, और श्वसन की दर बढ़ जाती है। महाधमनी चाप, एओर्टिक आर्च और ग्रीवा धमनी चाप कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H+ आयन के परिवर्तन को पहचान सकते हैं। तो ये दो है, एओर्टिक आर्च, महाधमनी आर्च, और ग्रीवा धमनी। कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट को और मस्तिष्क को क्या करती है, ब्लड प्रदान करती है। तो मस्तिष्क को या ग्रीवा जो नाल, ग्रीवा है गर्दन को जो देती है, वो कौन सी है, कैरोटिड आर्टरी। और महाधमनी एओर्टिक आर्च जो है वो हार्ट से निकली हुई है। इनके पास भी H+ आयन और CO2 के परिवर्तन को पहचानने वाले क्या है, केंद्र उपस्थित है। ये हमारा श्वसन को नियमन करने वाले केंद्र थे। श्वसन को नियमित करने वाला मुख्य रूप से मेडुला ओब्लांगेटा, सहायक पोन्स वेरोलाई, और रासायनिक दृष्टि से देखें हमारे पास तो संवेदी क्षेत्र है, रसो संवेदी क्षेत्र, कीमोसेंसिटिव क्षेत्र है जो CO2 और H+ आयन को दर्शाते हैं। अगला इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है हमारे पास में, वो हम टॉपिक ले रहे हैं श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पहला है अस्थमा, दमा, खांसी। दमे में श्वसनी और श्वसनिकाओं का शोध होता है। श्वसनी ये ट्रेकिया, श्वास नली, फिर ये बढ़ जाती है दो में श्वसनी, और इससे पतली पतली निकलती जिनको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। तो श्वसनी और श्वसनिकाओं में क्या हो जाता है, शोध, इन्फेक्शन, जिससे घबराहट होती है तथा श्वास लेने में क्या आती है, कठिनाई। दमा होता है, पंप लेते हैं जिससे वापस सही हो जाते हैं, दमा। दूसरा है ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोध। इन श्वसनी का शोध हो जाता है जिससे श्वसनी का शोध, श्वास नली में सूजन, यहाँ श्वास नली में सूजन आ जाती है, वह जलन, इरिटेशन होता है बार बार, जिससे श्वास लेने में कठिनाई और लगातार खांसी चलती है। ब्रोंकाइटिस में लगातार आपको क्या चलेगी, खांसी। किसमें, श्वसनी शोध या ब्रोंकाइटिस में। अगली बीमारी वाष्पित या एम्फाइसेमा, ये एक चिरकालिक रोग है, लंबे टाइम चलने वाला है। एम्फाइसेमा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, दवाई ली और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। कुपिकाओं की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, ये हमारी एल्वेलाई कुपिका, इसकी भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाएगी, और अगर भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो O2 CO2 का आदान प्रदान इतनी आसानी से नहीं होगा, जिससे विनिमय सतह घट जाती है, और धूम्रपान इसके लिए मुख्य कारकों में एक है। लगातार
अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता जा रहा है तो उसको क्या होने का चांस है, एम्फाइसेमा होने का चांस है, क्योंकि धुएं से इसकी भित्ति जो है वो क्या हो रही है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, सांस लेने में इसमें भी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। अगला और आखिरी जो रोग है यहाँ पर हम देखें तो है व्यवसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई होती है, अरे घिसाई होती है यहाँ पर, पत्थरों की तोड़ा जाता है, इतने धूल के कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय नहीं कर पाती। आर्मी जो है वो आतंकवादी इतने ज्यादा हो गए कि शरीर की आर्मी उनको निष्क्रिय नहीं कर पाती। ऐसे में दीर्घकालिक प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिनसे रेशा मयता रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है और जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों को श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। अगर लगातार इनका एक्सपोजर रहा धूल के कणों का तो हमारे शरीर में रेशा आएगी, फेफड़े में क्या आएगी, रेशा, और जिसके फलस्वरूप फेफड़ा गंभीर बीमारियों से घिर सकता है। अगर आप मुखावरण मतलब मास्क लगाते हो, कोरोना में जैसा हमने मास्क लगाया, ये लोग क्या लगाते हैं, मास्क, जिससे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये हमारी बीमारी थी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे हम। थैंक यू।